हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना केमिस्ट्री का विद्युत रसायन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था। इससे पहले मैं 12th क्लास से पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज इसके 13 लेक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले मैंने कहा था कि अपन ने जो इससे पहले वाली क्लास में जो चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में बताऊं। अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करेंगे, एसएचजी के साथ जोड़ करके सेल विभव में से एसएचजी वाला घटा देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव का मापन अपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कौन कैथोड बनाएगा, कौन एनोड बनाएगा। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन, एनोड पर क्या होता है सदैव ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकृत होने वाला एनोड बनाएगा और अपचयित होने वाला क्या बनाएगा, कैथोड बनाएगा। ऑक्सीकरण किसका होगा, जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक या फिर क्या है, कम है। ऐसे मैं आपको बता चुका था। विभव मापी द्वारा सेल विभव का मापन भी मैं आपको बता चुका था। और गिब्स मुक्त ऊर्जा सेल द्वारा किया गया उपयोगी या विद्युतीय कार्य, उसके बारे में आपको बता चुका। आज अपन पढ़ेंगे नरनस्ट इक्वेशन या नैनसेट समीकरण के बारे में। या नैनसेट समीकरण। नैनसेट समीकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। तो देखो, नैनसेट समीकरण, ये नैनसेट द्वारा दी गई समीकरण है। ये नैनसेट समीकरण क्या बताती है अपने को, नैनसेट ने सेल विभव पर ताप, दाब और सांद्रता के प्रभावों का अध्ययन करके जो समीकरण दी, वही समीकरण क्या कहलाती है, नरनस्ट इक्वेशन, या फिर क्या कहते हैं अपन उसको, नैनसेट समीकरण कहते हैं। जैसे क्या किसे कहेंगे, यानी सेल विभव पर ताप, दाब एवं सांद्रता परिवर्तन का अध्ययन कर नैनसेट ने एक समीकरण दी। और उसी समीकरण को अपन क्या कहते हैं, उसी समीकरण को नैनसेट समीकरण कहते हैं, या नरनस्ट इक्वेशन या नैनसेट समीकरण कहते हैं। समझ में आई बात। तो सेल विभव पर ताप, दाब और सांद्रता परिवर्तन का अध्ययन करके जो नैनसेट द्वारा समीकरण दी, उसे अपन क्या कहते हैं, नरनस्ट इक्वेशन या नैनसेट समीकरण के नाम से जानते हैं। देखो, एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल में निम्न रिएक्शन संपन्न होती है। किसमें, उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल में निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। एक रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे ए बी और बी, ये रिवर्सिबल सी और डी। ये कोई उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल है, उसमें यह अभिक्रिया संपन्न होती है। अपन ने ऐसे माना है। क्लियर है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, या फिर मैं कहूं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से जो साम्य स्थिरांक, या जिसको अपन क्या कहते हैं, स्थिरांक होता है, वो क्या होगा, साम्य स्थिरांक के यहां पर उत्पादों की सांद्रता या सक्रियता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता अथवा सक्रियता, साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा यहां पे, साम्य स्थिरांक हो जाएगा के बराबर उत्पादों की एक्टिविटी, ये सी की, और इनसे पहले लिखी गई संख्याएं घातांकों के रूप में आ जाती है। ये संख्याएं अभिकारकों अथवा उत्पादों से पहले लिखी गई संख्याएं सांद्रता अथवा एक्टिविटी पदों पर घातांकों के रूप में आ जाती है। और एक्टिविटी किसकी,
एक्टिविटी डी की, और पहले लिखी गई संख्या इसके ऊपर घातांक के रूप में आ जाएगी, और एक्टिविटी किसकी, एक की, और इससे पहले जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलों की संख्या है, वो घातांकों के रूप में, एक्टिविटी किसकी, बी की, और इससे पहले जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके रूप में आ जाएंगे, घातांकों के रूप में आ जाएंगे। ऐसा अपन कहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसा अपन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में पढ़ते हैं। क्लियर हुई ये बात। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार यहां पर अपने को क्या प्राप्त हुआ, ये साम्य स्थिरांक। यहां ए बी ए सी एवं ए डी क्रमशः अभिकारकों एवं उत्पादों की सक्रियताएं हैं। यानी अभिकारकों की कौन सी हैं, ये, और उत्पादों की कौन सी हैं, ये हैं। क्लियर है। तो ये सक्रियताएं एक्टिविटी ले सकते हैं, या फिर अपन क्या ले सकते हैं, यहां पर कंसंट्रेशन ले सकते हैं, या फिर मैं क्या कहूं, क्या ले सकते हैं अपन, यहां पर सांद्रता भी ले सकते हैं। और सांद्रता को अपन किस रूप में ले सकते हैं, एक्टिविटी के रूप में भी ले सकते हैं, या फिर मैं कहूं किसके रूप में ले सकते हैं अपन, सक्रियता के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये मैंने केवल द्रव्यानुपाती एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन लिखी है, और उस पर मैंने कहा है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार इसको अपन इस प्रकार से एक्टिविटी के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो एक रिलेशन बताता हूं मैं। देखो सेल विभव और सेल या सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में निम्न संबंध होता है। सेल विभव यानी सेल विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। यह ऊष्मागतिकी के अनुसार होता है। कैसे होता है, ऊष्मागतिकी के अनुसार सेल विभव और जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है उसमें रिलेशन बताया गया है। किसके अनुसार, ऊष्मागतिकी के अनुसार। क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट। अब देखो आप सभी जानते हो डेल्टा जी तो कौन सी परिस्थितियों में आएगा, जनरल यानी सामान्य परिस्थितियों में, और डेल्टा जी नोट किस में आ जाएगा, मानक परिस्थितियों में। और मानक परिस्थितियां कौन सी होती है, 1 मोलर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो आपको मैं सभी बता चुका हूं, प्लस RT LN K। देखो यहां पर R क्या है, डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। R क्या है, स्थिरांक है, T क्या है, परमताप, और K साम्य स्थिरांक है। क्या है, साम्य स्थिरांक। तो अपन बता सकते हैं इस रिलेशन के अनुसार अपन ये समीकरण लिख सकते हैं, और इनके बारे में बता भी सकते हैं क्या कौन कौन सी चीज यहां पर क्या है। देखो ये गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक। अब देखो एक चीज बोलूं मैं, साम्य अवस्था की स्थिति में, कौन सी स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में साम्य स्थिरांक इकाई हो जाता है, हो
जाता है। साम्य स्थिरांक कौन सा? के। ये क्या हो जाएगा? इकाई, और ये इकाई होने पर तब RTLN के बराबर 0, अतः क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट, ये हो जाएगा अपने को। अब देखो ये साम्यावस्था की स्थिति में साम्यावस्था स्थिरांक क्या हो जाता है? इकाई हो जाता है, यानी ये मान और ये मान क्या रह जाते हैं? बराबर, स्थिर हो जाते हैं, तो इसका मान क्या हो जाता है? स्थिरांक इकाई, और ये इकाई होने पर RTLN के का मान क्या रहेगा? शून्य। ये देखो शून्य कैसे आएगा, मैं जस्ट थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूं। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लॉग में, और लॉग 1 का मान क्या हो जाता है? 0, और उस 0 से सभी वैल्यू मल्टीप्लाई होके कंप्लीटली मान क्या आएगा? यहां पर अपने को शून्य ही प्राप्त होगा। क्लियर है ये बात सभी को? अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब देखो अपन पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे पढ़ा अपन ने सेल विभव एंड गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या था? सेल विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या थी? अपन ने पढ़ी डेल्टा जी बराबर माइनस NFE, और मानक परिस्थितियों में क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नोट बराबर माइनस NFE नोट। ये किस में है? ये मानक परिस्थितियों में है। होगा या नहीं होगा? अब देखो इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब अपन क्या करते हैं? समीकरण 2 में डेल्टा जी एवं डेल्टा जी नोट के मान रखने पर क्या समीकरण प्राप्त होगी? माइनस NFE बराबर माइनस NFE नोट प्लस RTLN के, ये समीकरण प्राप्त हुई। इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में माइनस NF का भाग देने पर देखो इस समीकरण में अपन माइनस NF का भाग देते हैं, तब अपने को कौन सी समीकरण प्राप्त होती है? इसको मैं सीधा सोल्व करके लिख रहा हूं। माइनस NF का भाग देने पर अपने को क्या प्राप्त होता है उसके बारे में देखो। इसमें माइनस NF का भाग दोगे तो E बचेगा, इसमें माइनस NF का भाग दोगे तो E नोट बचेगा। तो ये दोनों तो अपन सीधा लिख सकते हैं। यहां पर तो क्या बचेगा? E, और फिर यहां पर क्या बचेगा? E नोट। यहां पर मैं किसका भाग दूंगा? माइनस NF का भाग दूंगा, तो ये RTLN और भाग किसका दिया? NF का, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, और ये लिख दिया मैंने K। क्लियर है? अब देखना है यहां पर K का मान समीकरण 1 से रखने पर, ये रही समीकरण 1, ये रहा K का मान, तो ये K का मान यहां पर पुट करेंगे अपन। क्या हो जाएगी? E बराबर E नोट माइनस RTLN बट्टे NF। ये एक्टिविटी C की, एक्टिविटी D की, एक्टिविटी 1 की, एक्टिविटी B की, ये समीकरण अपने को यहां पर प्राप्त हुई है। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण को अपन सामान्य नेनसेट समीकरण के नाम से भी जानते हैं, और इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ln बराबर क्या होता है? ln बराबर 2 log 2.303, यानी मैं लिखूं ln बराबर log 2.303 log। ये वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया होगा। ln के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं? log 2.303। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? E बराबर E नोट माइनस,
यहां पर मैं लिख दूं 2.303 और ये RT और ये NF और ये log, ये एक्टिविटी C की, एक्टिविटी D की, एक्टिविटी A की, एक्टिविटी B की। ये जो समीकरण अपने को प्राप्त हुई इसे क्या कहते हैं? यह है नैनसेट समीकरण का सामान्य निरूपण है। सामान्य निरूपण है। क्या है? नैनसेट समीकरण का सामान्य निरूपण है। नैनसेट समीकरण को अपन सामान्यतः इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सामान्य रूप से इसी प्रकार से इसको क्या करते हैं? अपन निरूपित करते हैं। अब देखो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, इस समीकरण, ये समीकरण नंबर दे देते हैं अपन इसको 4। समीकरण 4 में R गैस नियतांक है, R बराबर 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल लिख सकते हैं। ये R का मान आप सभी जानते हो, R का मान जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है 8.314। और किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पर? T, परमताप। परमताप कितना होता है? T का मान कितना रख सकते हैं अपन? परमताप की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सामान्य टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में इसको बदलेंगे तो 298 केल्विन। ये वैल्यू रख सकते हैं अपन यहाँ पर। और यह है फेराडे। फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये मान समीकरण 4 में इनके मान रखकर R एवं T, R, T तथा F के मान रखकर हल करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा? ये देखो, ये मैं यहाँ पर एक बार आप यूँ करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में आपको मैं समझा दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स में आपको इसी तरह से उतारने में कोई समस्या नहीं हो। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। देखो, ये मान अपन पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? E बराबर E नोट माइनस 2.303, R का मान 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, T का मान कितना? 298 केल्विन, और लॉग ये मान पढ़ाई है बट्टे N गुणा 96,500 कूलाम प्रति मोल। ये 1 मोल पर रहता है, इसको क्या लिख सकते हैं? कूलाम प्रति मोल। यहां पर क्या लिखेंगे? लॉग ये C एक्टिविटी, ये D एक्टिविटी A एक्टिविटी, ये B। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो अपने को मान प्राप्त होता है E बराबर E नोट माइनस 0.0591 बट्टे N, और ये क्या है? लॉग AC C A D
ए और ए बी, ये समीकरण अपने को यहां पर प्राप्त हुई। अब देखो, आप देख सकते हो ये क्या है, उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता, और ये यहां पर क्या है, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। यहां पर नीचे क्या है देख सकते हो आप, समीकरण कौन सी थी अपनी, ए प्लस बी सी प्लस डी, ये समीकरण थी अपने पास। तो ये किसकी सक्रियता है, उत्पादों की। देखो उत्पादों की, ये किसकी है, अभिकारकों की। तो एक चीज तो यहां पर जनरलाइज्ड अपन कर सकते हैं कि उत्पादों की सांद्रता अपने को क्या लिखनी है, ऊपर, और अभिकारकों की सांद्रता अपने को कहां पर लिखनी है, नीचे लिखनी है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। उत्पादों की सांद्रता ऊपर लिखनी है और अभिकारकों की सांद्रता कहां पर लिखनी है, अपने को नीचे लिखनी है। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, E बराबर E नोट माइनस 0.0591 बट्टे n log उत्पादों की सांद्रता बट्टे क्या लिख सकते हैं अपन यहां पर, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता लिख सकते हैं। ये है समीकरण, ये और ये समीकरण, ये दोनों ही समीकरण अपने को ध्यान रखनी है, इनसे ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये समीकरण तो अपने को क्या करनी है, दोनों समीकरण डायरेक्ट लर्न करनी है। इनसे अपने को क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। ये क्या था, नैनसेट समीकरण का डेरिवेशन था या इसका व्युत्पन्न रूप। क्या कहा था मैंने, एक बार मैं फिर से इसको रिकैप कर देता हूं। सेल विभव पर ताप, दाब एवं सांद्रता इत्यादि के प्रभावों का अध्ययन करके नैनसेट द्वारा एक समीकरण दी, और उसी समीकरण को अपन कौन सी समीकरण कहते हैं, नैनसेट समीकरण कहते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को। उसी समीकरण को अपन क्या कहेंगे, नैनसेट समीकरण। जैसे एक सामान्य गैल्वेनिक सेल में निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसके ऊपर द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगाते हैं, तो एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, इसका रेशियो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है, एक्टिविटी है अभिकारकों और उत्पादों की। फिर सेल विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा में निम्न संबंध पाया जाता है। ये 11वीं क्लास में अपन पढ़ करके आ चुके हैं, उष्मागतिकी के अनुसार डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस RT/ln के। ये क्या, कौन सी चीज क्या है, ये मैंने बता दिया। और साम्यावस्था की स्थिति में ये स्थिरांक का मान क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है, और स्थिरांक का मान इकाई हो जाने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और ये अपन पीछे सेल विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध ये पीछे पढ़ करके आ चुके। ये सामान्य और ये कौन सी परिस्थितियों के लिए, मानक परिस्थितियों में है। और अपन ये डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट के मान समीकरण किस में रख देते हैं, इस समीकरण में रखेंगे, और फिर माइनस NF का भाग देने पर अपने को ये समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण में अपन किसका मान रखते हैं, साम्य अवस्था या साम्य स्थिरांक के का मान रखते हैं। ये के का मान ये यहां पर पड़ा है, ये मान यहां पर मैंने रखा है। फिर ln की जगह क्या लिख सकता हूं, 2.303 log, और ये 2.303 log लिखा है। यह है नैनसेट समीकरण का सामान्य निरूपण। क्या है, नैनसेट समीकरण का सामान्य निरूपण है। अब इसमें इस समीकरण 4 में या समीकरण 4 में क्या कर सकते हैं अपन, R की जगह ये लिख दें, T की जगह ये, F की जगह ये रख करके हल करने पर ये देखो ये मान रखे हैं, और ये रख करके अपन क्या कर रहे हैं, इसको हल करा तो ये मान अपने को यहां पर ये प्राप्त हुआ मान 0.059/n log उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों। ये बता दिया ये उत्पादों की है, ये किसकी है, अभिकारकों की। सांद्रता बोलो या फिर क्या बोलो आप, एक्टिविटी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसको सक्रियता भी बोल सकते हो। इसमें आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट ये बता दिया मैंने, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। देखो कोई शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव है, यदि कोई अभिकारक या तो शुद्ध ठोस है या फिर शुद्ध द्रव है, मैं से कहूं शुद्ध ठोस अभिकारकों और उत्पादों के लिए उनकी सक्रियता सदैव इकाई होती है। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, अब तो इसको हटा सकता हूं, यहां पर मैं लिखूं कि
ठोस अभिकारकों एवं ठोस उत्पादों की सक्रियता सदैव इकाई होती है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ठोस अभिकारकों और उत्पादों की सक्रियता सदैव इकाई होती है। इसका मतलब आप क्या समझे, जैसे एक रिएक्शन है जिंक और ये है कॉपर 2+, ये तो एक्वाटिक है लेकिन ये ठोस है। ये जिंक 2+, ये तो एक्वाटिक है परंतु ये क्या है, ठोस। ये ठोस है और ये ठोस है। लिखेंगे क्या, उत्पाद बटे अभिकारक। तो यहां पर कॉपर की पहले ऊपर क्या लिखेंगे, ये क्या है, उत्पाद, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, अभिकारक। लेकिन जो ठोस हैं, उनकी सांद्रता क्या या सक्रियता क्या हो जाएगी, इकाई, और एक को लिखने की जरूरत है नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे, जिंक आयन उत्पाद वाले और कॉपर आयन अभिकारक वाले ही लिखते हैं। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। तो ठोस अभिकारक अथवा उत्पाद की सक्रियता इकाई होती है, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो ये समझ में आई बात सभी को। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, यहां पर यदि समस्त अभिकारकों एवं उत्पादों की सक्रियता इकाई हो, यानी समस्त अभिकारकों की, इनकी और इनकी सक्रियता क्या हो, इकाई। तो ये एक, तो ये log 1 क्या होता है, आप सभी जानते हो, log 1 बराबर क्या होता है, 0। ये 0, तो ये इससे गुणा होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0। अर्थात क्या हो जाएगा, E बराबर E0 होगा या नहीं होगा। यानी जब समस्त अभिकारकों और उत्पादों की सक्रियता इकाई होती है, उस समय का सेल विभव ही सेल के मानक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो सेल का मानक विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, जब समस्त अभिकारकों और उत्पादों की सक्रियता क्या होती है, इकाई, उस समय का विद्युत वाहक बल ही सेल का क्या होता है, मानक विद्युत वाहक बल होता है। अर्थात जब समस्त अभिकारकों और उत्पादों की सक्रियता इकाई होती है, उस समय का सेल विभव ही क्या कहलाता है, मानक सेल विभव कहलाता है। बताओ मानक सेल विभव की परिभाषा बता सकते हो क्या, किसे कहते हैं मानक सेल विभव, बता सकते हो। जब समस्त अभिकारकों और उत्पादों की सक्रियता अथवा सांद्रता इकाई होती है, उस समय का सेल विभव ही क्या कहलाता है, मानक सेल विभव कहलाता है। ये चीज आप सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। तो बता सकते हो सभी। अब यहां पर दो बिंदुओं का ध्यान रखना है, ठोस या शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनकी सक्रियता इकाई, और जब उत्पादों और अभिकारकों की सक्रियता इकाई ले लेंगे, तब ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर होगा, सेल के मानक विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो अब आपको इसको तुरंत उतार लो, और इसी तरह से आपको इसको किस में डिनोट करना है, नोट्स में। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर RT/ln को मैंने 0 क्यों लिखा था, क्योंकि इसलिए लिखा था मैंने 0, इसको इसलिए लिखा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2.303 RT log K लिख सकता हूं, और ये साम्यावस्था स्थिरांक क्या हो जाए, इकाई हो जाए, ये इकाई हो जाए। तो ये मान के ये log 1 हो गए ना, तो 2.303 RT log 1, और log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान कितना होता है, 0। तो ये मान क्या हो गया, 0 इससे गुणा होगा तो पूरा वैल्यू ही क्या हो जाएगा, 0। तो यही तो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो इस समय जो सेल का विद्युत वाहक बल हो, जो सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा है, वो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा
के क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको रफ कॉपी में कम से कम 2-3 बार इस डेरिवेशन को निकालना है। और मैंने क्या बताया, कौन सी समीकरण आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ये समीकरण ध्यान रखनी है। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, नैनसेट समीकरण। क्लियर हुई क्या बात सभी को? तो अब अपन पढ़ेंगे नैनसेट समीकरण का अनुप्रयोग। देखो नैनसेट समीकरण का अनुप्रयोग क्या होता है। इस समीकरण की सहायता से इस समीकरण से किसी एकल इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं या अर्ध सेल का विभव ज्ञात करके एकल इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल का विभव ज्ञात करके उसे संपूर्ण सेल अभिक्रिया पर अप्लाई करके लागू कर सेल विभव ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अपन देखते हैं कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये चला जाता है कॉपर ठोस में। क्या लिखेंगे नैनसेट समीकरण इसके लिए, E बराबर E0 माइनस 2.303। n का मान कितना है, वहां पर n क्या था, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो वो थी n और ये लॉग प्रोडक्ट और बट्टे रिएक्टेंट। इनकी सांद्रता थी या नहीं थी, तो क्या लिखेंगे E0 माइनस 2.303/2 और ये लॉग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये उत्पाद, ये इकाई होती है उत्पाद की, समझ में आ गई बात। ठोस है तो इसकी क्या लिखेंगे इकाई, और ये 2 प्लस इसकी सांद्रता। क्या बताओ, इससे अपने को इस एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार से अपन किसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन अप्लाई करो, E बराबर E0 माइनस 0.0591/2 लॉग, ये प्रोडक्ट है तो ये Zn 2+ एक्वाटिक बट्टे 1 का स्क्वायर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ ज्ञात हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो किसी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अपन इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ आगे, जैसे नैनसेट समीकरण को डेनियल सेल पर लागू करने पर, तो डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया क्या होती है, सॉरी गैल्वेनिक सेल,
गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया क्या होती है? गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया क्या होती है? गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड प्लस कॉपर इलेक्ट्रोड, सॉरी कॉपर आयन, और ये जिंक 2 प्लस और CO। नेंसेट समीकरण में क्या होता है? E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटे कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं इधर उधर। लॉग प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? जिंक 2 प्लस एक्वाटिक। क्या ये भी लिखूं क्या? नहीं, क्योंकि ये ठोस है और ठोस जो होते हैं उनकी सक्रियता क्या मानते हैं अपन? इकाई। इसका ध्यान रखना अपने को। और यहां पर क्या लिखूंगा मैं नीचे? कॉपर 2 प्लस। बताओ ये लिखेंगे, ये इस प्रकार से इस पर अप्लाई हो गई क्या? यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इन आयनों की सांद्रता दे देगा, इन आयनों की सांद्रता दे देगा, मानक परिस्थितियों में सेल विभव दे देगा, और अपने को जिस कंडीशन में पूछेगा उस कंडीशन में सेल विभव या विद्युत वाहक बल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एकल इलेक्ट्रोड के लिए भी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए प्रश्न पूछे तो कौन सी समीकरण लागू होगी? ये। और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां से 2 प्रकार के न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं, उनका आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो नेंसेट समीकरण अपन नेंसेट समीकरण से क्या कर सकते हैं? किसी एकल इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। उसे संपूर्ण सेल अभिक्रिया पर लागू करके सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव क्या कर सकते हैं? अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। अब देखो इस समीकरण से स्पष्ट है, समीकरण से स्पष्ट है कि सेल विभव, या फिर मैं क्या कहूं, EMF किस पर डिपेंड करता है? जिंक आयन एंड कॉपर आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका ध्यान रखना। सेल विभव जिंक आयन अथवा कॉपर आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखना इस सेल का कई बार ये रूप भी लिख दिया जाता है। कौन सा रूप? E बराबर E0 माइनस की जगह प्लस लगा रहा हूं। देखो इस माइनस की जगह क्या लगा रहा हूं? प्लस 0.0591 बट्टे 2 लॉग। ये उल्टा लिखना है। फिर कॉपर आयन कहां लिखोगे? ऊपर लिखोगे, और जिंक आयन कहां पर लिखोगे? नीचे लिखोगे। तो ये ध्यान रखना, यहां पर प्लस आने का मतलब इनको क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। सेल विभव ये किस पर निर्भर कर रहा है? इन आयनों की, और इन आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। ये चीज भी आपको सबको क्या हुई? क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें आपको कोई समस्या यहां पर नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक मैं आपको छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड करवा देता हूं, देख करने की कोशिश करना। ये नोट्स में आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है, उतारना है। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। तो सेल विभव किस पर? आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है, यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव यह है कितना है? 0.34 वोल्ट है। ओके, तो 0.1 एम कॉपर आयन युक्त विलयन के, तो 0.1 एम कॉपर आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का, कॉपर आयन युक्त विलयन का
इलेक्ट्रोड विभव कॉपर आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का, विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है इसमें, और अपने को ज्ञात कीजिए। और log 10 का मान 1 दे रखा, आप सभी जानते हो log 10 बराबर क्या होता है 1। अब देखो अपने पास समीकरण पड़ी है, अपने पास समीकरण रही ये, E ज्ञात करना है। E का मान कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट दे रखा है, और ये -2.303 इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर भी 2 ही, ये समीकरण होगी ना यहाँ पर, +2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर ठोस, ये समीकरण होगी। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और log ऊपर क्या लिखूँ ठोस और नीचे क्या, तो ये नीचे लिखूँगा मैं Cu2+ एक्वाटिक। तो ये आयनों की सांद्रता 0.1 m दे रखी है, तो ये रख देते हैं 0.34 - 2.303/2 log 1/10, सॉरी कितनी दे रखी है 0.1 m। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 0.34 × 2.303/2 log 10 लिख सकते हैं, कि पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर गुणा होगा, तो log 10, और log 10 का मान कितना है 1, log 10 बराबर 1। तो ये मान के 0.34 - 2.303। सॉरी अपन ने यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दी, अपन ने यहाँ पर क्या लिखा था 0.0591, क्या लिखा था 0.0591, और यहाँ पर भी क्या आएगा 0.0591, यहाँ पर भी कितना आएगा 0.0591। तो ये आपको निकाल के बताया था ना मैंने 0.0591, और यहाँ पर भी 0.0591/2। तो इसमें 2 का भाग दे करके ये आप क्या करना है, इसको घटाना है, और वो ही क्या आ जाएगा इसका इलेक्ट्रोड विभव, वो आ जाएगा लगभग 0.32 वोल्ट के लगभग आएगा। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल भी आप सोल्व कर सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अभी अपन ने भूल करके क्या लिख दिया था 2.303, नहीं क्या आएगा 0.0591 ही यहाँ पर आएगा। तो क्लियर है। तो उसमें भी आप कहीं ऐसे नहीं कि उसमें आप ये लिख दो जिंक ठोस प्लस कॉपर 2+, जिंक 2+ और कॉपर सॉलिड, इसमें भी क्या लिखोगे E बराबर E0 - 0.0591/2 log उत्पाद बटे अभिकारक। उत्पाद क्या है जिंक 2+ आयन, और अभिकारक क्या है कॉपर 2+ आयन। तो इसमें भी 2.303 नहीं लिखना है, मैंने गलती से लिख दिया था, तो आपको इसमें सुधार करना है। आज की क्लास में ये मैंने नैनसेट समीकरण आपको कंप्लीट करवा दी, इसका न्यूमेरिकल करवा दिया, इसका यूज बता दिया है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री, जिसपे केमिस्ट्री लगातार चल रही है, और ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने की ओर है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। तो इसको सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो अपने और भी बच्चे हैं उनके पास भी ये चीज़ें पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।